एंड वेलकम। कैसे हैं आप सभी लोग? फिक्र आपके में एक बार फिर से आपका स्वागत है, नई खबरों के साथ, नए नए इन्वेस्टिगेशंस के साथ। ध्यान से देखिएगा, आज कवर स्टोरी में बात होगी थर्ड वर्ल्ड वॉर की। अब ये एक एग्जैजरेशन या अतिशोक्ति नहीं है, क्योंकि थर्ड वर्ल्ड वॉर की चेतावनी खुद डोनाल्ड ट्रंप ने दी है। इसके बाद यूरोप से लेकर अमेरिका तक बारूदी महाविनाश का सायरन बज गया है। इसके बाद हम लश्कर तैयबा की बुरके वाली आतंकी ब्रिगेड दिखाएंगे। साथ ही बात करेंगे पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ की इंटरनेशनल बेइज्जती की। आखिर पुतिन ने उन्हें 40 मिनट तक क्यों इंतजार करवाया। फिर प्रदूषण संकट की वो फाइल खोलेंगे जिसमें AQI के खतरनाक स्तर को भी सामान्य बताने वाला एपिसोड है, जिसका एक चैप्टर संसद में भी खुला। आपको कोविड वैक्सीन से जुड़ी वो ग्लोबल रिपोर्ट भी दिखाएंगे जिसने लोगों के दिल पर गहरी चोट की है। लेकिन आज फिक्र की शुरुआत एक ऐसी खबर से जिसमें इंसानियत की फिक्र है, करोड़ों जिंदगियों की फिक्र है, दुनिया के वजूद की फिक्र है। आज दुनिया उस कगार पर खड़ी है जहां एक चिंगारी अरबों जिंदगियों को राख कर सकती है। दुनिया को द्वितीय विश्व युद्ध के वो दृश्य याद आने लगे हैं जब अमेरिका ने जापान पर परमाणु बम से हमला किया था। वो विश्व युद्ध जिसने वर्ष 1945 के बाद वर्ल्ड ऑर्डर हमेशा के लिए बदल दिया। उस महाविनाश में लाखों लोग मारे गए और अब एक बार फिर विश्व युद्ध की चिंगारी भड़क गई है। दुनिया की सुपर पावर्स की जुबान पर सिर्फ एक ही शब्द है और वो है वर्ल्ड वॉर। एक तरफ अमेरिका है, दूसरी तरफ रूस, लेकिन बीच में है पूरा यूरोप। दुनिया के बड़े बड़े एक्सपर्ट्स भी वर्ल्ड वॉर की आशंका से इनकार नहीं कर रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर धमाका किधर से होगा अगर आप हिरोशिमा नागासाकी की बात करें। देखिए कैसे दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश के राष्ट्रपति वर्ल्ड वॉर की वार्निंग दे रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वो बात कह दी है जिसने दुनिया के गलियारों में हड़कंप मचा दिया है। ट्रंप ने कहा है कि वो रूस यूक्रेन की शांति वार्ता से तंग आ चुके हैं। दूसरी तरफ है यूरोप और नेटो चीफ ने हैरत वाला बयान दे दिया है यूरोप के अंदर खड़े होकर। तीसरी तरफ है रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, जो यूरोप को पहले ही धमकी दे चुके हैं। दुनिया के इन तीन कैरेक्टर्स ने महाविनाश का ट्रिपल ट्रेलर दिखा दिया है। सबसे पहले हैं डोनाल्ड ट्रंप। उन्होंने कहा कि वो बार बार शांति वार्ता की मीटिंग में जाकर थक चुके हैं। हर कोई ऐसे ही खेल खेलता रहा तो तीसरा विश्व युद्ध छिड़ जाएगा। दूसरी तरफ है नेटो चीफ मार्क रूट। वो रूस यूक्रेन में शक्ति संतुलन स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बयान ऐसा दिया जिसने पूरे यूरोप में हड़कंप मचा दिया है। मार्क रूट ने कहा कि हम उस तरह के युद्ध के लिए तैयार रहने की कोशिश करेंगे जो हमारे पिता और दादा ने झेला है, यानी हमारे पुरखों ने झेला है। यानी नेटो चीफ ने साफ कह दिया है कि विश्व युद्ध जैसी जंग यूरोप के दरवाजे पर एकदम खड़ी हुई है। तीसरी तरफ है व्लादिमीर पुतिन। पुतिन पहले तो यह कहते रहे हमेशा कि कोई नेटो को उनसे खतरा नहीं है, लेकिन पुतिन ने यह भी साफ साफ कह दिया है कि हमारी लड़ाई की कोई इच्छा नहीं है, लेकिन यूरोप अगर युद्ध चाहता है तो रूस तैयार है। लेकिन याद रखना, हार ऐसी होगी कि शांति समझौते के लिए कोई भी नहीं बचेगा। पुतिन की इस धमकी का मतलब है कि वो पूरे यूरोप का सर्वनाश कर देंगे। रूस से लेकर अमेरिका और नेटो की यह बयानबाजी सामान्य नहीं है। एक तरफ परमाणु हथियारों से लैस रूस है, एंड एज वी टॉक, हम जैसे आपसे बात कर रहे हैं तो कई कंट्रीज ने अपने न्यूक्लियर वेपन का डिप्लॉयमेंट भी कर दिया है। यूरोप में तो ज्यादातर न्यूक्लियर वेपन अमेरिका के डिप्लॉयड, दूसरी तरफ अमेरिका की एटमी ताकत और बीच में है यूरोप, और चारों तरफ वो देश जो किसी ना किसी गुट से जुड़े हुए हैं। दुनिया का भविष्य इस वक्त कूटनीति के धागों पर टंगा हुआ है। ट्रंप अगला कदम क्या उठाएंगे? यूरोप झुकेगा या फिर अड़ जाएगा? और नेटो रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर कहां जाएगा? क्योंकि यह दुनिया पहले ही महाविनाश को अपनी आंखों से देख चुकी है। 1914 से 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध हुआ जिसमें 1.5 करोड़ लोग मारे गए। द्वितीय विश्व युद्ध, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, 1939 से 1945, इसमें 7 से 8 करोड़ लोग मारे गए। अब सवाल एक है, क्या हम तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर खड़े हुए हैं? क्या 2025 में जाते जाते या फिर 2026 में तृतीय विश्व युद्ध का सीन बन सकता है? आखिर वर्ल्ड वॉर के सायरन दुनिया के 3 फ्रंट से कैसे बज रहे हैं? आपको
विश्व युद्ध के विनाश की ये तस्वीरें अतीत के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज हो चुकी हैं। करोड़ों की मौत और अरबों डॉलर के नुकसान ने दुनिया के कई देशों को दशकों पीछे ढकेल दिया था। लेकिन 80 साल बाद फिर वैसे ही हालात बन रहे हैं। रूस यूक्रेन युद्ध को 4 साल हो चुके हैं, लेकिन इस युद्ध से निकली चिंगारी महाविनाश को दस्तक दे रही है। और इसके सेंटर में हैं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। उन्होंने इस युद्ध में शांति लाने के दावे कई बार किए, लेकिन अब ट्रंप भी थक चुके हैं। जिस महाशक्ति के कंधे पर दुनिया के युद्धों की लगाम रहती है, वो अब सरेंडर के मोड में आ गए हैं और थर्ड वर्ल्ड वॉर की वार्निंग दे रहे हैं। ट्रंप ने युद्ध रुकवाने के लिए पीस प्लान बनाया है, जिसमें यूक्रेन की कुछ जमीन रूस को सौंपने की बात की गई है। लेकिन यूरोप अड़ा हुआ है। कोई भी विश्व युद्ध ऐसे ही नहीं छिड़ता। जब सुपर पावर्स नाराज हो जाते हैं और दुनिया 2 गुटों में बंट जाती है, तभी विश्व युद्ध के हालात बनते हैं। और नेटो चीफ मार्क रूटे ने कहा है, रूस का अगला टारगेट नेटो हो सकता है। विश्व युद्ध जैसी जंग यूरोप के दरवाजे पर खड़ी है। नेटो को लड़ाई के लिए तैयार रहना होगा। रूस ने यूरोप में युद्ध को फिर से वापस ला दिया है। नेटो चीफ का यह डर सामान्य नहीं है। इसके पीछे है पुतिन की वो धमकी जिससे यूरोप थर्रा गया है। पुतिन ने कुछ दिनों पहले ही कहा था कि वो यूरोप का इस कदर सर्वनाश करेंगे कि कोई शांति समझौते के लिए नहीं बचेगा। वहीं पुतिन के करीबी दिमित्री मेदवेदेव ने भी वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन यानी परमाणु बम के हमले की धमकी दी है। मेदवेदेव ने कहा, युद्ध में रूस के सामने यूरोप कहीं नहीं टिकता, लेकिन अगर फिर भी यूरोप से युद्ध भड़काने की धमकी दी तो हम परमाणु बम के इस्तेमाल से पीछे नहीं हटेंगे। अगर तृतीय विश्व युद्ध शुरू हुआ तो इसकी कीमत सिर्फ सैनिक नहीं चुकाएंगे, बल्कि इंसानियत थर्रा उठेगी। ट्रंप की वार्निंग, यूक्रेन की जिद, यूरोप की नाराजगी और रूस की धमकी, इन सब के बीच विश्व युद्ध का खतरा। अब इस युद्ध में शामिल हर फ्रंट को फूंक फूंक कर कदम रखना होगा, वरना महाविनाश कोई नहीं टाल पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। इस टेंशन के बीच आपको यह बताना जरूरी है कि अमेरिका ने पिछले महीने ही न्यूक्लियर ग्रेविटी बम का सफल टेस्ट किया था। न्यूक्लियर ग्रेविटी बम, एक गाड़ी की मदद से इस एटम बम को F-35 5th जनरेशन फाइटर जेट तक पहुंचाया गया। फिर आसमान से इस बम को नेवादा टेस्ट रेंज में गिराया गया। इसमें न्यूक्लियर वॉरहेड नहीं था। अब इस न्यूक्लियर ग्रेविटी बम की मारक क्षमता भी देख लेते हैं। देखिए, इस परमाणु बम से 250 मीटर के इलाके में सब कुछ भाप में तब्दील हो जाता है। 1.5 किलोमीटर के दायरे में सभी इमारतें जमींदोज हो जाती हैं। 90% लोगों की मौत हो सकती है। इससे 2 किलोमीटर के से ज्यादा के इलाके में 70% घर ढह जाते हैं। करीब 3.5 किलोमीटर के इलाके में इंसानों की त्वचा जल जाती है, आग भी लग जाती है। करीब 10 किलोमीटर की रेंज में गंभीर रेडिएशन फैल जाता है। इससे कुल 15 से 20 स्क्वायर किलोमीटर तक का इलाका प्रभावित हो सकता है, जबकि इसकी न्यूक्लियर ग्रेविटी बम से लगभग 80,000 लोगों की मौत हो सकती है। यह बम कितना विनाशकारी है, उसे समझने के लिए आपको यह वीडियो जरूर देखना चाहिए। यह एक प्रतीकात्मक सिंबॉलिक वीडियो। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम से हमला किया था, तब क्या हालात बने होंगे। परमाणु बम से हमले के बाद तापमान लाखों डिग्री तक पहुंच जाता है। इंसान, धातु और इमारतें सब कुछ पल भर में जलने लगते हैं। इसके बाद कई वर्ष तक रेडिएशन से तबाही होती रहती है। आज से 80 साल पहले हिरोशिमा और नागासाकी में लाखों जिंदगियां राख में तब्दील हो गई थी, और आज 80 साल बाद इतिहास खुद को दोहराने की धमकी दे रहा है। 1945 में अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा शहर पर लिटिल बॉय नाम का परमाणु बम गिराया था, और यह बम गिराने के वक्त का असली वीडियो है। ध्यान से देखिएगा। इस बम ने न सिर्फ एक शहर को तबाह किया, बल्कि पूरी दुनिया को परमाणु हथियारों के खतरे से रूबरू कराया। लिटिल बॉय नाम सुनने में मासूम लगता है, लेकिन यह इतिहास का सबसे विनाशकारी हथियार था। अमेरिकी B-29 बॉम्बर एनोला गे ने
31,000 फीट की ऊंचाई से यूरेनियम बम गिराया था। मात्र 43 सेकंड में बम फटा, 4000 डिग्री सेल्सियस तक तापमान पैदा हुआ। सिर्फ 15 किलो टन का एक एटम बम था, लेकिन आज के दौर में 50, 100 और 150 किलो टन के एटम बम तैयार है। ऐसे में विनाश कितना होगा ये कल्पना से परे है। और सबसे चिंताजनक बात तो यह है कि आज की तारीख में हर मुल्क, रशिया, अमेरिका या यूरोप, अपने सबसे घातक बमों को टेस्ट कर रहे हैं और डिप्लॉयमेंट कर रहे हैं। चाइना भी पीछे नहीं है। रूस यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद से सबसे परेशान करने वाला दौर यह है, क्योंकि अब यूरोपीय देशों और अमेरिका के संबंध बिगड़ने लगे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने जब से टैरिफ लगाया है, डोनाल्ड ट्रंप ने जब से WHO से विड्रॉ किया है, डोनाल्ड ट्रंप ने जब से नेटो के ऊपर प्रेशर लगाया अपना डिफेंस बजट इंक्रीज करने को लेकर, उसके बाद से यूरोप और अमेरिका के बीच में एक ऐसी खाई आ गई है जिसके बाद यह मशहूर हो गया है कि अमेरिका सबसे बड़ा दुश्मन अपने एलाइज का हो गया है, चाहे वो यूरोप हो, कनाडा हो या भारत हो। कई यूरोपीय देश खुलकर अमेरिका के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। अब सबसे पहला नाम डेनमार्क का है, नेटो कंट्री है डेनमार्क। डेनमार्क ने अमेरिका को अपनी सुरक्षा के लिए खतरा बताया है। वेरी लाउड स्टेटमेंट। इसके साथ ही अमेरिका पर आर्थिक और सैन्य दबाव की नीति अपनाने का आरोप लगाया। जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने कहा है कि वो यूक्रेन की अनदेखी कर थोपी गई शांति के खिलाफ है। जर्मनी और उसके सहयोगी यूक्रेन का समर्थन जारी रखेंगे। साथ ही यूरोपियन यूनियन की प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन डर लेयन ने यह कहा है कि यूरोपीय लोकतंत्र में डोनाल्ड ट्रंप दखल ना दें। अमेरिका से रिश्ते बदल रहे हैं क्योंकि यूरोप बदल रहा है। रूस यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद यह पहली बार है जब यूरोप के कई देश खुलकर अमेरिका का विरोध कर रहे हैं और यह विश्व शांति के लिए बहुत खराब संकेत है। अब एक और खराब संकेत की बात करते हैं, लेकिन ये खराब संकेत भारत के लिए कम और पाकिस्तान के लिए ज्यादा, क्योंकि अगर वहां पर आतंकी घटना होगी तो यहां पर हम तैयार हैं। पड़ोसी पाकिस्तान की हम बात कर रहे हैं, जो अपने आतंकियों के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। आमतौर पर पाकिस्तान के आतंकियों को मुंह पर कपड़ा बांधे और हाथ में बंदूक लिए देखा जाता है, लेकिन अब वहां आतंकियों का नया संस्करण तैयार हो रहा है। संस्करण में महिलाओं को आतंकी बनाया जा रहा है। आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान में आतंक की तस्वीर नई है, लेकिन मकसद वही है। ये तस्वीरें पाकिस्तान के सियालकोट की हैं। एक बंद कमरे में बुर्का पहने कुछ महिलाएं बैठी हैं। पहली नजर में लगेगा मानो कोई धार्मिक सभा चल रही है, लेकिन ये नमाज या दुआओं की महफिल नहीं, बल्कि आतंक का नया अड्डा है। बुर्के वाली ये महिलाएं लश्कर-ए-तैयबा की महिला विंग की मेंबर हैं। सरल शब्दों में कहें तो आतंकी हैं। असल में मसूद अजहर के बाद हाफिज सईद ने भी अब आतंक फैलाने के लिए महिलाओं की भर्ती शुरू कर दी है। आतंकियों के रूप में महिलाओं की भर्ती के पीछे हाफिज का बहुत खतरनाक मंसूबा है। वो चाहता है कि इन आतंकी महिलाओं की देखा देखी बाकी महिलाएं भी लश्कर के साथ जुड़ जाएं। इसके लिए हाफिज ने बाकायदा एक ऑनलाइन कोर्स शुरू किया है, जिसका नाम है अल्फियातुल जिहाद फी सबीलिल्लाह। इस कोर्स के सिलेबस में महिलाओं का ब्रेन वॉश करना, उन्हें कट्टरता की क्लास देना और घुसपैठ के अलावा हनी ट्रैप की ट्रेनिंग देना शामिल है। अब कोर्स अगर आतंकवाद पर है तो फैकल्टी भी आतंकी ही होंगे। महिलाओं को ट्रेनिंग देने की कमान हाफिज सईद ने अपनी सगी बहनों को सौंपी है और खुद को स्पेशल फैकल्टी मेंबर घोषित किया है। यानी आतंक के कोचिंग सेंटर को हाफिज सईद फैमिली बिजनेस की तरह चला रहा है। आपको याद होगा, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मुरीदके में लश्कर का हेडक्वार्टर भी तबाह हुआ था। कई आतंकी भी मारे गए थे। उस नुकसान की भरपाई करने के लिए हाफिज सईद महिला आतंकियों की भर्ती कर रहा है। आमतौर पर महिलाओं पर जल्दी शक नहीं होता है। वो बहुत आसानी से किसी भी लोकल कम्युनिटी में घुल मिल जाती हैं। सोशल मीडिया पर उन्हें पुरुषों के मुकाबले जल्दी रीच मिलती है, इसलिए आकर्षक कैंपेन चलाए जा सकते हैं।
और हनी ट्रैप जैसे मिशन को वो बहुत आसानी से अंजाम दे सकती हैं। सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक आईएसआई और पाकिस्तानी सेना के दिशा निर्देश में लश्कर-ए-तैयबा की महिला विंग को अलग अलग शहरों में फैलाया जाएगा और बड़े पैमाने पर एक रेडिकल आर्मी तैयार की जाएगी। वैसे तो दुनिया के तमाम मुल्कों में महिलाएं अपनी बराबरी के हक के लिए लड़ रही हैं, लेकिन पाकिस्तान ने उन्हें सही मायने में बराबरी का हक देना शुरू कर दिया है, भले ही ये आतंक फैलाने के मामले में ही क्यों ना हो। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। भारत को ऐसे आतंकियों को हैंडल करने का एक्सपीरियंस है। हाल ही में जो लाल किले के पास धमाका हुआ था, आपको याद होगा, उसमें एक महिला टेररिस्ट को पकड़ा गया है। महिला टेररिस्ट आरोप है, जो कि डॉक्टर, याद होगा आपको। खैर, कहानी सिर्फ इतनी नहीं है। आतंकी कोचिंग में जिहाद की जो क्लास लगाई जाती है, उसमें महिला आतंकियों के लिए कुछ नियम और कायदे भी बनाए गए हैं। जरा उसकी पूरी लिस्ट देख लेते हैं। महिलाएं जिहाद की इस क्लास में ऑनलाइन भी शामिल हो सकती हैं। जिहाद की ऑनलाइन क्लास हफ्ते में 5 दिन ही कराई जाएगी और इसका समय रखा गया है रात 8 बजे से सुबह 7 बजे तक। जिहाद की इन क्लासों को लिंक और पासवर्ड शेयर करने या रिकॉर्ड करने पर पाबंदी है। इस कोर्स की रिकॉर्डिंग केवल अधिकृत एडमिन के पास रखने का नियम है और यह भी तय किया गया है कि जब तक महिला आतंकी आतंक का पिछला पार्ट याद नहीं करेंगी, उसे अगला नहीं पढ़ाया जाएगा। यह काम आपको याद होगा एक और देश में किया गया था और वो था श्रीलंका LTTE की तरफ से, याद होगा। और आपको पता है कि वो प्लेबुक भी भारत के पास है कि कैसे डील करना है। खैर, पाकिस्तान की राष्ट्रीय नीति में आतंकवाद सबसे ऊपर है। पाकिस्तान की पहचान ही एक आतंकवादी मुल्क के तौर पर बनी है। ऐसे में वो लाख कोशिशें कर ले, वैश्विक मंच पर उसकी एक दमदार कूटनीतिक छवि कभी बन ही नहीं सकती है, संभव ही नहीं। बल्कि पाकिस्तान ने जब जब ऐसे प्रयास किए हैं, तब तब छवि बनने के बजाय इंटरनेशनल बेइज्जती अलग से हो गई है, क्योंकि उनको डिप्लोमेसी तो आती ही नहीं है। या तो उनको भीख मांगना आता है या टेरर फैलाना आता है। आपको पाकिस्तान की ऐसी ही एक अंतर्राष्ट्रीय बेइज्जती की तस्वीर सीधे तुर्कमेनिस्तान से दिखाते हैं। कैरेक्टर बड़ा इंटरेस्टिंग है, शहबाज शरीफ। ये कई बार बेइज्जत हो चुके हैं पहले भी। पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ को वहां इस बार रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने उनकी बाउंड्रीज, उनकी लिमिट्स और उनकी हैसियत बता दी है। पहले इसे वहां से वायरल 3 तस्वीरों से समझते हैं। ये पहला वीडियो आपके सामने आ रहा है जब शहबाज शरीफ पुतिन से मिलने के लिए बेताब थे। वो अपने प्रतिनिधिमंडल के साथ एक हॉल में बैठे थे। उनके बगल की कुर्सी खाली थी। उस खाली कुर्सी पर वो पुतिन के आने का इंतजार कर रहे थे। इस बीच शहबाज शरीफ की बेचैनी बढ़ती रही। वो हॉल में बैठे नाखून चबाते रहे। बहुत आउट ऑफ डेकोरम है। विदेश मंत्री शाकडार से वो बार बार पूछते रहे पुतिन कब आएंगे, लेकिन पुतिन के आने का इंतजार ईद के चांद जैसा हो गया। 40 मिनट बीत गए। इसके बाद शहबाज का सब्र टूटने लगा तो वो अचानक से उठे और हॉल से बाहर निकल आए। अब दूसरा वीडियो देखिए। शहबाज हॉल से निकलकर सीधे उस जगह पहुंचे जहां पुतिन मौजूद थे। इंटरेस्टिंगली तस्वीरें भी बनवा ली। वहां पर पुतिन तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान से जरूरी बात कर रहे थे। एर्दोगान एक बहुत इंपॉर्टेंट ब्लैक सी का डोमिनेटिंग पार्टनर है और शहबाज ने न डेकोरम का ख्याल रखा, न कूटनीति का सम्मान किया और गेट क्रैश करते हुए अंदर दाखिल हो गए। एर्दोगान से चल रही पुतिन की मीटिंग के बीच में घुसकर अपनी बात करने लगे। पुतिन से इंटरेक्ट करने की कोशिश करने लगे। आपको बता दें गेट क्रैश का मतलब क्या होता है। बिना निमंत्रण के किसी पार्टी, कार्यक्रम या जगह में घुस जाना और शामिल हो जाना, इसे अनौपचारिक व्यवहार कहा जाता है। लेकिन पाकिस्तान से आप उम्मीद ये कर सकते हैं। खैर, जब आप जबरदस्ती किसी के मुंह लगना चाहें तो बेइज्जती तय है। यही शहबाज शरीफ के साथ तुर्कमेनिस्तान में हुआ। पुतिन ने उन्हें कोई भाव नहीं दिया। तीसरे वीडियो में यही बात शहबाज के चेहरे पर नजर आई। वो झल्लाकर मीटिंग से निकले और तेजी से कदम बढ़ाते हुए बाहर चले गए। आपको बता दें कि तुर्कमेनिस्तान की राजधानी अशगाबाद में इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस चल रही थी। इसी कॉन्फ्रेंस में शामिल होने के लिए पुतिन, शहबाज, एर्दोगान ये सभी पहुंचे हुए थे। शहबाज यहां पुतिन से द्विपक्षीय वार्ता करके भारत विरोधी चाल चलना चाहते थे, लेकिन पुतिन ने उन्हें भाव
बेभाव करके सारे अरमानों पर पानी फेर दिया। वैसे ये पहली बार नहीं है जब भारत के दोस्त रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने शाहबाज की अनदेखी की हो। अगस्त के महीने में चीन में एससीओ समिट हुई थी। यहीं पर पीएम मोदी की मौजूदगी में पुतिन ने शाहबाज को नजरअंदाज किया था। बाद में शाहबाज को पुतिन से कहना पड़ा था कि भले ही आपके भारत से मजबूत संबंध हो, लेकिन हम भी आपसे अच्छे संबंध बनाना चाहते हैं। वो ऐसा ही प्रयास तुर्कमेनिस्तान में करना चाहते थे, लेकिन पीएम मोदी के दोस्त पुतिन ने शाहबाज के दांव को फेल कर दिया। उन्हें संकेतों में समझा दिया कि जो भारत का दुश्मन है, रूस से उसकी दोस्ती बहुत मुश्किल है, खासकर तब जब वो यूक्रेन को हथियार देता हो। खैर, इस पूरे एपिसोड में पाकिस्तान में धुआं उठ रहा है। खैर, धुएं से याद आया, पोल्यूशन की बात कर लेते हैं। दिल्ली में वायु प्रदूषण वाले दर्द की बात कर लेते हैं। देश में हर वर्ष 6 ऋतुएं आती हैं, लेकिन दिल्ली में हर वर्ष एक प्रदूषण ऋतु भी आती है, जिससे दिल्ली वाले परेशान होते हैं। और ये अब हमारे लिए न्यू नॉर्मल हो गया है। क्या करें, दिल्ली में रहना है तो प्रदूषण सहना है। आज प्रदूषण वाली ये परेशानी संसद में मुद्दा बन गई। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने वायु प्रदूषण पर सरकार से सवाल पूछा, सरकार से प्रदूषण को कंट्रोल करने वाला प्लान मांगा। प्रदूषण पर सरकार का एक जवाब भी चर्चा में है, जिसमें सरकार ने बताया कि भारत ने अपने एयर क्वालिटी नियम खुद बनाए हैं। इसीलिए आज प्रदूषण पर फिक्र की फाइल को हमने 2 हिस्सों में बांटा है। पहले बात करेंगे संसद में हुए प्रदूषण वाले विमर्श की, जिसकी शुरुआत में राहुल गांधी ने कहा प्रदूषण देश के लिए अहम मुद्दा है, इसीलिए सरकार को इस पर चर्चा करानी चाहिए। वायु प्रदूषण कम करने के लिए लॉन्ग टर्म प्लान बनाना चाहिए। इसके जवाब में संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि सरकार हर विषय पर चर्चा के लिए तैयार है। इसके लिए विपक्षी नेताओं से सलाह लेने में सरकार को कोई परहेज नहीं है। I think it's important that the government develops a plan for how to get rid of air pollution in our cities. I think it would be good if we have a discussion, detailed discussion, and then the Prime Minister puts in place a plan for each city, methodical, systematic plan on how within the next 5 or 10 years, maybe we cannot resolve the problem, but how we are going to impact the problem and make life for our people easier. Government from the day one had made our position very clear that on all important matters, government is ready to discuss and also to find out solution, taking along the suggestions from all the members, including the principal opposition party led by Rahul Gandhi ji. हाँ, मैं पूरी तरह से सहमत हूँ और मेरे ख्याल से सब सहमत हैं। सरकार ने भी कहा हम सबको डिस्कस करना चाहिए और एक एक्शन प्लान बनना चाहिए। एक जहरीला सांस में हम लोग जी रहे हैं और आपने लेकर AQI कैसे मेजर करता है उसके मापदंड बदल दिए। कोई कार्रवाई नहीं, जिसको एक राजनीतिक मुद्दा बनाया है। बिल्कुल ये राजनीति का विषय नहीं, राजनीति से ऊपर उठकर विषय है कि हमें सॉल्यूशंस ढूंढने हैं, चाहे वो सत्ता पक्ष हो विपक्ष हो। अब प्रदूषण पर एक सरकारी जवाब वाली रिपोर्ट दिखाते हैं, जिस पर कई सवाल हैं। प्रदूषण को लेकर पर्यावरण राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने राज्यसभा में एक सवाल का जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि भारत ने अपने एयर क्वालिटी मानक खुद बनाए हैं। अच्छा, क्योंकि प्रदूषण के मानकों को लेकर WHO का कोई नियम नहीं है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO सिर्फ दिशा निर्देश जारी करता है। उन दिशा निर्देशों के आधार पर सभी देशों को अपने स्टैंडर्ड निर्धारित करने में मदद मिलती है। भारत में भौगोलिक और पर्यावरणीय परिस्थितियों को के मुताबिक मानक तय किए गए, यानी सरकार के मुताबिक WHO की एयर क्वालिटी गाइडलाइंस सिर्फ सलाह है। कोई देश उन नियमों को मानने के लिए बाध्य नहीं। भारत ने इसके लिए नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स बनाए हैं। जब भी वायु प्रदूषण की बात होती है, आप AQI यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स का नाम सुनते हैं। इससे हमें यह पता चलता है कि हम जिस हवा में सांस ले रहे हैं वो कितनी शुद्ध है। एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी हवा में कितनी शुद्धता है, उसका पैमाना, राइट। इसका पैमाना भारत और दुनिया के दूसरे हिस्सों में अलग अलग है। भारत में 0 से 50 तक 2.5 PM AQI को अच्छा माना जाता है, तो यूरोप में 5 तक को अच्छे की कैटेगरी में रखा गया है।
भारत में AQI 51 से 100 तक संतोषजनक है। यूरोप के देशों में सिर्फ 6 से 15 AQI होना संतोषजनक है। भारत में 200 तक AQI सामान्य की श्रेणी में है। यूरोप में यह सिर्फ 50 तक है। यूरोप में जहां 50 से 90 तक AQI खराब की कैटेगरी में आता है, तो भारत में 200 से 300 AQI को इस कैटेगरी में रखा गया है। 140 तक AQI को यूरोप में बहुत खराब माना जाता है, तो भारत में 300 से ज्यादा AQI पर बहुत खराब कैटेगरी आती है। 140 के ऊपर AQI होने की स्थिति यूरोप के किसी भी देश के लिए हेल्थ इमरजेंसी की तरह होती है, लेकिन भारत में AQI का खतरनाक स्तर 400 से ऊपर शुरू होता है। सवाल तो यह है कि 400 से ऊपर होने के बाद भी क्या इमरजेंसी जैसे हालात बन रहे हैं? यह बात बिल्कुल सही है कि AQI भौगोलिक परिस्थितियों पर निर्भर होता है, लेकिन ये भौगोलिक परिस्थितियां वायु प्रदूषण वाले खतरे को कम नहीं करती हैं। दुनिया के किसी भी देश में अगर AQI बढ़ेगा तो उसका असर भी होगा। डेवलप्ड कंट्रीज में अलग अलग स्टैंडर्ड समझ सकते हैं, लेकिन इंसान की जिंदगी का स्टैंडर्ड तो एक ही है। मैं आपके सामने एक भुगत भोगी, गला खराब है, डॉक्टर के पास गया, उसने कहा प्रदूषण की वजह से, क्योंकि ये प्रदूषण आपके गले में रेगमाल की तरह काम करता है। ये एग्जैक्ट मेरे ENT स्पेशलिस्ट के वर्ड्स हैं। 2021 से पहले WHO ने साल भर AQI के 10 औसत को अच्छा माना, लेकिन अब इसमें बदलाव किया गया। WHO के गाइडलाइंस के मुताबिक सालाना औसत AQI 5 से कम होना चाहिए। भारत में इसका पैमाना 8 गुना ज्यादा तय किया गया है, यानी भारत में सालाना औसत AQI 40 तक भी हो, उसे भी अच्छा माना जाएगा। लेकिन असली चिंता इससे भी आगे की है। आंकड़ों पर गौर करें तो इस वर्ष जनवरी से नवंबर तक दिल्ली का औसत AQI 187 रहा, और हम लोग बड़े खुश हो रहे थे। 187 है भाई, क्योंकि अभी सोचिए कितना है। दिल्ली वालों का दर्द इस बात से समझा जा सकता है कि दिल्ली में वायु प्रदूषण WHO की निर्धारित सीमा से 20 गुना से भी ज्यादा है। इस पूरी बहस के बाद संसद में पर्यावरण मंत्री ने भी बयान दिया, कहा कि दिल्ली की हवा पहले से साफ हो रही है। 2016 में जो AQI जिसको 200 कहते हैं, मतलब अच्छे दिनों की संख्या जो 110 होती थी, 110, 2026 में वो संख्या बढ़कर के 200 हो गई है। इस वर्ष जनवरी नवंबर की अवधि में दिल्ली का औसत AQI जो 2018 में 213 था, वो कम होकर के 187 हुआ है। 2025 के दौरान दिल्ली में एक भी दिन AQI 450 नहीं हुआ है। हम उसको कंट्रोल रखने में सक्षम हुए हैं। मैं अभी इस वक्त नोएडा में हूं। नोएडा दिल्ली से ज्यादा दूर नहीं है। मैं अपने कैमरामैन से नहीं बोलूंगा कि जूम इन करें। ये AQI का पैमाना है कि नहीं है? 397, वेरी पुअर। और इसमें लिखा हुआ है एयर क्वालिटी इंडेक्स इज 397 विच इज सिमिलर टू यस्टरडे एट अबाउट दिस टाइम, यानी कल भी इस वक्त 397 था। नंबर चर्निंग से ज्यादा अच्छा है कि हम देखें कि मैक्रो लेवल पर क्या किया जाए। भारत में जिस 50 AQI को अच्छा बताया जा रहा है, WHO की रिपोर्ट कहती है कि 15 से 50 के बीच AQI हो तो आंखों में जलन और अस्थमा के मरीजों के लिए खतरा हो सकता है। AQI 50 से ज्यादा होने पर तो हार्ट अटैक, स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है, सांस संबंधी संक्रमण हो सकता है, धीरे धीरे याददाश्त तक कमजोर हो सकती है, फेफड़ों के कैंसर का जोखिम बढ़ सकता है। सोचिए, जिस 50 AQI को सुरक्षित माना जा रहा है, उसमें भी सांसों पर संकट आ सकता है। फिर अगर ये AQI 200 रहे तो खतरा बहुत बड़ा है। WHO के आंकड़े बताते हैं कि वायु प्रदूषण से हर वर्ष 81 लाख लोगों की मौत होती है, जिसमें से 21 लाख भारतीय हैं, यानी 25% से भी ज्यादा शेयर भारत का है। चिंताजनक बात यह है कि ये AQI खराब होने का मतलब है दैट यू आर अ पैसिव स्मोकर। ये इतना खतरनाक है। प्रदूषण को लेकर अब लॉन्ग टर्म प्लान की बात हो रही है। वैसे तो कई सालों से हो रही है, और सही प्लानिंग के साथ इसे कंट्रोल किया भी जाना चाहिए। चीन ने पिछले एक दशक में ऐसा करके भी दिखाया। चीन की राजधानी बीजिंग और दिल्ली की भौगोलिक परिस्थिति करीब करीब एक जैसी है, मतलब एग्जैक्टली तो नहीं, लेकिन हाँ ठीक है। वर्ष 2013 में बीजिंग का औसत AQI 90 था, जो 10 साल बाद 2023 में 32 पहुंच गया है, जबकि दिल्ली का औसत AQI 2013 में 153 था, 2023 में बढ़कर 190 हो गया है। ये सब इच्छा शक्ति और प्लानिंग से संभव हुआ है। चीन की सरकार ने 10 साल पहले प्रदूषण की समस्या को स्वीकार किया। वहीं से शुरुआत होती है। पहले एक्सेप्ट करना है कि हम एक प्रॉब्लम में हैं, उस पर काम शुरू किया,
फिर सोल्यूशन की बात होती है। $100 मिलियन से भी ज्यादा खर्च कर लॉन्ग टर्म प्लान बनाया। बीजिंग की हवा अब साफ है। सवाल फिर वही है कि जो बीजिंग में हुआ वो दिल्ली में क्यों नहीं हो सकता। इस पर आज हमने एक्सपर्ट से भी बात की है। मनु सर, एक बात बताएं कि ये किस तरह का स्टैंडर्ड है? अगर हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की बात करें और नेशनल स्टैंडर्ड की बात करें, किस तरह से फर्क देखते हैं? इस समय हमें ये देखना चाहिए कि किस प्रकार प्रदूषण को कम करा जा सकता है। इस समय ये झगड़ा नहीं होना चाहिए कि अगर PM 2.5 को WHO 15 खतरनाक मान रहा है और हम उसे 60 खतरनाक मान रहे हैं, ये डिबेट नहीं होना चाहिए, क्योंकि ना तो हम पूरे नॉर्थ इंडिया में 15 की डेफिनेशन से स्वस्थ हवा दे पा रहे हैं, ना हम 60 की डेफिनेशन से स्वस्थ हवा दे पा रहे हैं। जो AQI है वो कंसिस्टेंटली 100 दिन से ऊपर 200 से ऊपर रह रहा है। चाइना, जहां एक समय एयर क्वालिटी हमारे जैसी ही बदतर थी, उन लोगों ने उस पर पूरी शक्ति लगाकर अपनी एयर क्वालिटी को साफ कर लिया। प्रदूषण का पैमाना तय कर लेना सरकार और सिस्टम का अधिकार है, लेकिन इसे कोई नई वैज्ञानिक खोज नहीं कहा जा सकता। फिक्र के लेंस से देखें तो ये एक तरह से प्रदूषण पर सुविधाजनक पॉलिसी है, जिसे अंग्रेजी में पॉलिसी ऑफ कन्वीनियंस भी कह सकते हैं। अगर PM 2.5 के ऊंचे स्तर को हम सामान्य मान लेंगे तो कई शहर जिनकी हवा खराब है वो भी प्रदूषण की कसौटी पर सामान्य मान लिए जाएंगे। इसे आप बढ़े हुए प्रदूषण पर सरकार का नया पॉलिसी मास्क भी कह सकते हैं, जो सवालों को फिल्टर कर देगा। इससे प्रदूषित शहरों वाली छवि हो सकता है कुछ समय के लिए बच जाए, लेकिन लोगों के फेफड़े नहीं बचेंगे। किसी भी समस्या को सुलझाने के लिए पहला स्टेप यह है कि पहले यह माना जाए कि यह प्रॉब्लम है। अगर प्रॉब्लम को नकारते रहेंगे तो उसका समाधान कभी नहीं होगा। और ह्यूमन एसेट और ह्यूमन लाइफ की वैल्यू करना जरूरी है। आबादी ज्यादा होने का मतलब यह नहीं है दैट वी कैन टेक ह्यूमन लाइफ फॉर ग्रांटेड। खैर, अब उस राजनीतिक खबर की बात करते हैं जिसका वेटिंग पीरियड काफी लंबा है। यह खबर उत्तर प्रदेश बीजेपी से जुड़ी है, जिसके नए अध्यक्ष के नाम का इंतजार न सिर्फ लंबे वक्त से हो रहा है, बल्कि संभावित नामों की लिस्ट भी काफी लंबी है। अब यह इंतजार खत्म होने वाला है। पार्टी ने यूपी अध्यक्ष चुनाव का टाइम टेबल तय कर दिया है। 2 दिनों में यानी 14 दिसंबर को यूपी बीजेपी को नया अध्यक्ष मिल जाएगा। टाइम टेबल के अनुसार आज से ही यूपी अध्यक्ष का चुनाव कार्यक्रम शुरू हो गया है। आज के तय कार्यक्रम के मुताबिक प्रदेश परिषद सदस्यों की सूची जारी की गई है। इसके साथ ही राष्ट्रीय परिषद सदस्यों के चुनाव कार्यक्रम का शुरू हो गया है। 13 दिसंबर को दोपहर 2 से 3 बजे के बीच नॉमिनेशन दाखिल किए जाएंगे। इस दिन नामांकन पत्र की स्क्रूटनी और नामांकन पत्र वापसी भी होगी। नए प्रदेश अध्यक्ष पद को लेकर 14 दिसंबर को मतदान कराया जाएगा। मतदान भी उस स्थिति में कराया जाएगा जब 1 से ज्यादा नामांकन दाखिल किए जाएंगे। बीजेपी का दावा है कि नए प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव के लिए संगठन स्तर पर सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल को यूपी प्रदेश अध्यक्ष चुनाव का प्रभारी बनाया गया है, जबकि विनोद तावड़े को केंद्रीय पर्यवेक्षक बनाया गया है। राष्ट्रीय संगठन महामंत्री BL संतोष और मौजूदा अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी आज ही लखनऊ पहुंचे हैं। यूपी बीजेपी अध्यक्ष के चुनाव में कुल 464 मतदाता होंगे। इनमें 5 सांसद, 26 MLA, 8 MLC और 425 प्रांतीय परिषद के सदस्य के साथ जिला अध्यक्ष शामिल हैं। नए प्रदेश अध्यक्ष के नाम के ऐलान और नॉमिनेशन से पहले आज शाम लखनऊ में बड़ी बैठक हुई। इसमें राष्ट्रीय संगठन महामंत्री BL संतोष, बीजेपी यूपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, संगठन महामंत्री धर्मपाल और दोनों डिप्टी CM समेत कई बड़े नेता मौजूद थे। आमतौर पर बीजेपी में सर्वसम्मति से चुनाव की परंपरा है, यानी जो व्यक्ति नॉमिनेशन करेगा वही यूपी बीजेपी का अध्यक्ष होगा। अब जब नॉमिनेशन में सिर्फ 1 दिन का वक्त बाकी है तो सवाल यह है कि यूपी बीजेपी का अध्यक्ष कौन होगा। पॉलिटिकल कॉरिडोर में कुछ नामों की चर्चा है। एक एक करके उन नामों को देखते हैं और उनकी मजबूती और कमजोरी भी समझते हैं। पहला नाम है BL वर्मा। यूपी बीजेपी के अध्यक्ष के लिए उनका नाम सबसे आगे चल रहा है। OBC कैटेगरी में लोधी समुदाय से आने के साथ साथ केंद्र में मंत्री हैं। अमित शाह के साथ काम करने का अनुभव है। सुनील बंसल के साथ भी काम कर चुके हैं। यह भी एक प्लस पॉइंट है। पश्चिम यूपी में लोध वोट बैंक को एकजुट करने में काफी फायदा पहुंचा चुके हैं। एक्सक्यूज मी। दूसरा नाम है पंकज चौधरी का। यह केंद्र में वित्त राज्य मंत्री, OBC के कुर्मी वर्ग से आते हैं। महाराजगंज से 7 बार सांसद रह चुके हैं। PM मोदी के करीबी माने जाते हैं। पूर्वांचल में पार्टी को इनसे काफी फायदा हो सकता है।
इस लिस्ट में तीसरा नाम है साध्वी निरंजन ज्योति का। ओबीसी वर्ग में निषाद मल्ला समुदाय से आती हैं। जातीय गणित के साथ साथ भगवा धारण करना, महिला होना और किसी के गुट में नहीं गिना जाना इनके लिए काफी फायदा पहुंचाने वाला है। यूपी बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी अध्यक्ष पद की रेस में हैं। फिलहाल वो राज्य सरकार में जल शक्ति मंत्री हैं। पीएम मोदी के करीबी कहे जाते हैं, आरएसएस से जुड़े रहे हैं और संगठन में काम करने का अनुभव भी है। संभावनाओं और कयासों वाली इस लिस्ट में यूपी सरकार के मंत्री धर्मपाल सिंह का भी नाम है। यूपी के बड़े ओबीसी नेताओं में गिने जाते हैं। राजनाथ सिंह और उमा भारती के करीबी माने जाते हैं। छठा नाम दिनेश शर्मा का है। राज्यसभा से के सांसद हैं। यूपी सरकार में डिप्टी सीएम रह चुके हैं। सरकार और संगठन दोनों में काम करने का अनुभव है। पीएम मोदी, सीएम योगी और संघ सबका भरोसा हासिल है। सातवां नाम अमरपाल मौर्य का है। ओबीसी वर्ग से आते हैं। संगठन में काम करने का लंबा अनुभव है। कयास लगाने का देखिए, ये तो आप लोगों का विशेषाधिकार है कि आप कयास लगाते रहें, लेकिन असली पिक्चर तो कल जब नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी और जब परसों अर्थात 14 तारीख को कौन अध्यक्ष होगा वो सामने आ जाएंगे। धैर्य रखिए। उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी ने अपने संगठन पर्व को अंतिम चरण में पहुंचाने का काम किया है। अध्यक्ष नहीं घोषित कर पाए और सब कुछ पहले से तय है। सिर्फ आप देखेंगे जब परिणाम आएगा तो देर से आए दुरुस्त आए। जो हमारी पार्टी की एक व्यवस्था है, संवैधानिक व्यवस्था है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया का पालन करते हुए इस पर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में पूरी तरह लोकतंत्र है और भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। कोई भी कार्यकर्ता इन चुनावों में नीचे से लेकर ऊपर तक सहभागी होता है। कार्यकर्ता आधारित पार्टी का यही विशेष गुण है। यह पारिवारिक पार्टी नहीं है, आम जन की, आम कार्यकर्ताओं की और राष्ट्रवादी विचारधारा की पार्टी है। और फिक्र में अब महाराष्ट्र की राजनीति की बात करते हैं, जहां पवार परिवार के दोनों अलग अलग राजनीतिक गुटों को एकजुट करने की कोशिश हो रही है। अभी 2 दिन पहले ही दिल्ली में शरद पवार के जन्मदिन की पार्टी थी, जिसमें अजीत पवार भी शरीक हुए थे। अब अजीत पवार की पार्टी के एक नेता ने पुणे में पोस्टर लगाकर पवार परिवार के एकजुट होने की मांग की है। पोस्टर लगाने वाले नेता का कहना है कि दोनों के एकजुट होने से ही महाराष्ट्र का फायदा है, इसीलिए दोनों एक साथ आए। आपको बता दें कि आज शरद पवार 85 वर्ष के हुए हैं। इससे पहले ही एक पार्टी थी जिसमें अजीत पवार शरद पवार के घर पहुंचे थे, जिसके बाद से ही एनसीपी के दोनों गुटों की एकजुटता की अटकलें तेज हो गई हैं। हालांकि इस विषय पर एनसीपी के विधायक अमोल मिटकरी का कहना है कि कई लोग चाहते हैं कि पवार परिवार एक साथ आ जाए। हालांकि इस मामले में शिवसेना प्रवक्ता कृष्णा हेगड़े का कहना है कि यह पहली बार नहीं है जब अजीत पवार उनके जन्मदिन पर शरद पवार से मिलने गए हों। इसे राजनीतिक एंगल से नहीं देखना चाहिए। परिवार के लोग हैं, हमेशा मिलते जुलते रहते हैं। आज जो पुणे की परिस्थिति है, तो हर कार्यकर्ताओं में एक उत्साह है कि दोनों पवार साहब एकत्र आना चाहिए और वो जब एक साथ आएंगे तो ये पुणे महानगर पालिका के ऊपर दो नहीं एक ही राष्ट्रवादी का झंडा लहराएगा, ये हमारी भावना है। राहिला प्रश्न, अजितदादांनी त्यांची साथ सोडली असं जे काही तुम्ही म्हणता, तर काल परवा दादा सोबत होते ना, बाळ कडूतला एक थेंब मी पण प्यालेलो आहे। जयंत पाटील साहेबांनी प्रदीर्घ प्रवास केलाय त्यांच्यासोबत। आमच्या श्रद्धास्थान आदरणीय पवार। अब आपको मध्य प्रदेश लेकर चलते हैं, जहां की एक खबर देश भर में वायरल है। आपने पैसों का गबन, चारा घोटाला, जमीन घोटाला या 2G घोटाला जैसे शब्द सुने होंगे। भ्रष्टाचार की सैकड़ों कहानियां भी सुनी होंगी, लेकिन यह घोटाला जरा दूजे किस्म का है। सुनकर आपको भले यकीन ना हो, लेकिन सत्य यह है कि मुकदमा चाहे कोई भी हो, जुर्म चाहे कुछ भी हो, लेकिन पुलिस के पास गवाह सिर्फ 2 ही थे। क्या आपने कभी ऐसे गवाह देखे हैं जो हर क्राइम सीन पर हाजिर रहते हैं, जो अदालतों में गुनाहों के साक्ष्य देते हैं? नहीं देखा तो गवाहों का यह घोटाला आज हमारी विशेष रिपोर्ट में देखिए।
चौहान और इरशाद। नाम भले ही सिर्फ 2 हैं, लेकिन इनके कारनामों की लिस्ट बहुत लंबी है। पुलिस के लिए तो ये इतने काम आए कि पूछिए मत। इंदौर में अपराध चाहे कहीं भी हो, इनका कनेक्शन हर क्राइम स्पॉट से जुड़ता रहा। ये मजाक नहीं, क्योंकि इंदौर के अलग अलग थानों में इनका रिकॉर्ड है और इसी रिकॉर्ड ने फर्जीवाड़े की वो फाइल खोल दी जिसके बाद ये कहा जाने लगा, अजब एमपी में पुलिस का गजब गवाह घोटाला। कोई मर्डर हुआ तो ये 2 गवाह, कोई लूट हो गई तो ये 2 गवाह, चोरी या किसी भी तरह का कोई मामला हो, पुलिस के पास गवाह सिर्फ 2 ही थे। यानी 1 नहीं, 2 नहीं, 100 भी नहीं। इंदौर के दर्ज पूरे 1250 केस और गवाह सिर्फ 2, नवीन और इरशाद। इंदौर के ही खजराना थाने की फाइल खुली तो पता चला कि तेज तर्रार पुलिस ने 2022 से 2023 के बीच जुर्म के अलग अलग मामलों में इन्हें ही गवाह बनाया। लेकिन भेद तब खुल गया जब पुलिस इन्हें अदालत में पेश नहीं कर पाई। यानी दस्तावेजों में तो इनके नाम दिख रहे थे, लेकिन कुछ मामलों को छोड़कर ये कभी कोर्ट रूम तक नहीं गए। अदालत ने जब बार बार सवाल पूछना शुरू किया कि गवाह क्यों नहीं आ रहे, तो खलबली मची। मुकदमों की पड़ताल होने लगी तो पता चला कि केस चाहे हत्या का हो या कोई और, हर जगह गवाह के तौर पर नवीन चौहान और इरशाद के नाम दर्ज थे। शुरुआती जांच रिपोर्ट के अनुसार 1250 मुकदमों में पुलिस समय पर गवाह पेश नहीं कर पाई। 333 मामलों में पुलिस गवाह लेकर नहीं पहुंची। 265 बार केस डायरी समय पर नहीं पहुंची। अदालत ने इस ढिलाई पर गंभीर टिप्पणी करते हुए पुलिस के काम पर सवाल उठाए। गवाहों का फर्जीवाड़ा सामने आने पर कमिश्नर ने जांच के आदेश दिए हैं। साथ ही खजराना थाना के प्रभारी को भी नोटिस जारी किया गया है। जिस दौर में ये स्कैम हुआ तब खजराना थाना के प्रभारी दिनेश वर्मा थे, जो अब रडार पर हैं। तत्कालीन थाना प्रभारी खजराना दिनेश वर्मा जी का एक प्राथमिक जांच थी, जो उस समय जो एसीपी खजराना थे जयंत राठौर साहब, उनने उनकी प्राथमिक जांच की थी, जिसमें कुछ प्रकरणों में पॉकेट गवाह पाए गए थे। कांग्रेस ने इसे मुद्दा बना लिया है। पार्टी नेता हेमंत कटारे ने दोषी पुलिस वालों पर एक्शन की मांग की है। 1200 परिवारों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जिन पुलिस वालों ने पिछले कई अनेकों वर्षों में, इन दोनों गवाहों के साथ साथ जो पुलिसकर्मी इस थाने में पुराने अवधि से पदस्थ है, सबके ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इससे पहले इंदौर के ही चंदन नगर थाने से जुड़े कई मामलों में सिर्फ 2 लोगों को ही बार बार गवाह बनाया गया, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई थी। लेकिन लगता है उस फटकार से भी इंदौर पुलिस ने कोई सबक नहीं सीखा और शायद इसलिए गवाहों का घोटाला जारी रहा। फर्जी पॉकेट गवाह से न केवल केस कमजोर पड़ता है, बल्कि मुजरिमों के बरी होने की संभावना भी बढ़ जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। अगली खबर को बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि अब वो फिक्र जो आपके स्वास्थ्य से जुड़ी है, खासकर कोविड के बाद अक्सर दिखने वाले हार्ट अटैक के मामले से जुड़ी है। अमेरिका में स्टैनफोर्ड की कार्डियोवास्कुलर इंस्टीट्यूट ने इस संबंध में एक स्टडी की है। इस स्टडी में ये बातें पता चली हैं कि mRNA आधारित कोविड-19 टीकों से मायोकार्डिटिस का खतरा है, यानी हृदय के ऊतकों में सूजन आने की आशंका होती है। सूजन आने के कारण हार्ट में ब्लड पंप करने की क्षमता कमजोर हो जाती है, जिस वजह से हार्ट फेल हो सकता है। मायोकार्डिटिस के लक्षण भी जान लीजिए: सीने में दर्द, सांस लेने में तकलीफ, बुखार और धड़कन का तेज होना। किसी भी वायरल संक्रमण के बिना भी ये लक्षण दिखाई दे सकते हैं और ये लक्षण टीका लगवाने के कुछ दिनों के भीतर ही दिख जाते हैं। ये मानकर चलिए कि वैक्सीन लगवाने के 1 से 3 दिन के भीतर। हालांकि हम यहां पर एक बात साफ कर दें कि भारत में लगाई गई कोविशील्ड और कोवैक्सीन से इस खतरे का लेना देना नहीं है, क्योंकि ये दोनों ही mRNA आधारित टीके नहीं हैं, जबकि मॉडर्ना और फाइजर बायोएनटेक mRNA बेस्ड वैक्सीन है और अमेरिका व यूरोप के कुछ देशों में इनका अधिक इस्तेमाल हुआ है। इस स्टडी में यह भी बताया गया है कि फाइजर या फिर मॉडर्ना की पहली खुराक लगवाने वाले 1,40,000 लोगों में से एक के साथ हार्ट संबंधी ये समस्या हो सकती है, जबकि वैक्सीन की दूसरी खुराक लगने के बाद 32,000 लोगों में से एक का हार्ट फेल होने का खतरा होता है। चांसेस बहुत कम है।
कुछ अज्ञात कारणों से इसके ज्यादातर शिकार वो लोग हो रहे हैं जिनकी उम्र 30 वर्ष या उससे कम है। इनमें भी हर 16,750 टीका लगवाने वालों में से किसी एक को मायोकार्डिटिस की आशंका है। आपको जानना चाहिए कि mRNA से मतलब ऐसी वैक्सीन से है जो शरीर को बताती है कि वायरस से लड़ने के लिए किस तरह का प्रोटीन बनाना है।